हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। चलिए, फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर किया जाएगा। बिग डील इसका टाइटल है। आपने टैरिफ वॉर के बारे में, ट्रेड वॉर के बारे में बहुत सुना होगा पिछले 2-3 महीनों में। तो ये टैरिफ वॉर फाइनली शायद ख़त्म होने वाली है। अमेरिका और चाइना के बीच में एक बड़ी डील हो जाए तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को बताया गया है। बिना देरी के शुरू करना है क्लास को। ग्रामर को, वोकैब को और रीडिंग को। अंग्रेजी के ये 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं। तीनों पिलर्स को अपने बेसिक लेवल से लेकर के चलते हैं। क्लास को मैं बना करके लाता हूँ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के बराबर आ सकें, आप लॉजिकल इंग्लिश को अप्रोच कर सकें। तो एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना अगर ये क्लासेस आपको हेल्प करती हैं। कह रहा है जी बिग डील। बिग मतलब बड़ा, डील मतलब एग्रीमेंट। डील एक नाउन है, बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है। कह रहा है एक बड़ी डील, एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। किसके बीच में होगा? ऑफ कोर्स अमेरिका और चाइना के बीच में होगा। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच होगा। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी द यूएस चाइना ट्रेड डील विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। कह रहा है अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड डील है ना, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो व्यापारिक संधि है, ट्रेड डील, वो रखने वाली है फ्यूचर टेंस में विल हैव। और क्या रखेगी? इम्प्लीकेशंस को रखेगी, यानी कि दूरगामी नतीजों को रखेगी, फार फेच्ड कॉन्सिक्वेंसेस को रखेगी भारत के लिए, इंडिया के लिए। ये दोनों जब तक लड़े हुए हैं ना, तब तक इंडिया को ज़्यादा फायदा है। कहना नहीं चाहिए लेकिन बात सच है, इस आर्टिकल में भी समझाई हुई है। अगर ये दोनों फिर से दोस्त बन गए तो इंडिया को सप्लाई चेन से फिर से बाहर किया जाएगा। सारी दुनिया की प्रोडक्शन फिर से चाइना में होनी शुरू हो जाएगी। तो इस डील के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस या आगे दूर तक जाने वाले नतीजे भारत के लिए निकलेंगे। चलिए, ट्रेड डील सब्जेक्ट है। ट्रेड डील है अमेरिका और चाइना की। द डील विल हैव, ये डील हैव करेगी या रखेगी। इम्प्लीकेशंस आपने देख लिया, फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इंडिया। ऐसे ही पुर्जा पुर्जा खोल करके हर सेंटेंस को हमें पढ़ते हुए सेंटेंस पे जो है आर्टिकल में आगे बढ़ना है। जल्दी से इस आर्टिकल की मैं वोकैब दिखा देता हूँ आपको। 4-5 भारी वर्ड कम वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मॉक टेस्ट लगाना। जितना जरूरी पढ़ाई करना है ना, उतना जरूरी ये भी है कि एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगा करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। मॉक टेस्ट का सबसे पुराना और सबसे इनोवेटिव, सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 800 एग्जाम्स के। फिर आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, आपके टारगेट के हिसाब से आपको इसमें मॉक टेस्ट दिखा देगा। जो भी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, आपको हर मॉक टेस्ट का एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा, परफॉर्मेंस समरी, आपके वीक एरियाज क्या हैं, कौन से एरियाज में आप अच्छे हैं। फिर टॉपर्स के मुकाबले, टेक्स्ट बुक पे लगभग 5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो टॉपर्स के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सारी चीजें आपके मॉक टेस्ट पास में इंक्लूडेड है। ये सारे फीचर्स के साथ में पास को अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हूं उस पर कूपन लगा लेना YT10 और आपका प्राइस घट के हो जाएगा मिनिमम 395 रुपीज। अभी तो शायद इससे भी कम है। सेल के दौरान अपने पैसे को सेव करें। कूपन लगाना ना भूलें, YT10 लिंक रखा गया है कॉमेंट सेक्शन। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं मैं। पहला जो वर्ड है वो अपने पास है रैचेट अप। फ्रेजल वर्ब है ये। देखिए, रैचेट पता है क्या होता है? आपने गाड़ी के नीचे जैक देखा होगा, जो गाड़ी को ऊपर लेकर के आता है। जैक को गाड़ी के नीचे रखो, फिर उसके छोटे से हैंडल को आप गोल गोल घुमाओगे, लेवर को, तो वो गाड़ी को क्या करेगा? ऊपर उठाता जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाड़ी को ऊपर उठाता है और इसी चीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं रैचेट अप करना। ये रैचेट जो है गाड़ी का जैक होता है। समझ गए? किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ लाना, अपग्रेड करना, इंटेंसिफाई करना, उसकी तीव्रता को बढ़ाना। इंक्रीज्ड FDI कैन रैचेट अप आवर GDP। बढ़ी हुई जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI, वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में धीमे धीमे इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है, रैचेट अप कर सकती है हमारी GDP को। रैचेट अप को स्केल अप करना, अपग्रेड करना भी बोलते हैं। ये फ्रेजल वर्ब आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलो, अगला वर्ड अपने पास ड्रैकोनियन। देखिए, ड्रैकोनियन बना है ड्रैको से। ड्रैको एक तरह का राक्षस था, या यूं कहते हैं डायनासोर, हवा में उड़ने वाला, मुंह से आग फेंकने वाला, है ना, एक मिथिकल कैरेक्टर मान लो। ये बहुत ब्रूटल था, बहुत ज़्यादा
जंगली और मतलब समझ गए ना आप, उस टाइप का था, किसी पे भी दया ना रहम करने वाला। तो ड्रैको से हमने ड्रैकोनियन नाम का एडजेक्टिव बनाया हुआ है। ऐसी चीज जिसमें कोई दया रहम ना हो, जो बहुत हार्श हो, स्ट्रिक्ट हो, कड़ी हो, ओप्रेसिव हो, वो कहलाती है ड्रैकोनियन। ठीक है, ड्राकोज नाम के राक्षस से ड्रैकोनियन नाम का एडजेक्टिव निकला हुआ है। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ड्रैकोनियन पेनल्टीज फॉर एनीवन फाउंड इन पोजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स। सरकार ने लगा दिया है, इम्पोज कर दिया है बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन, ना रहम खाने वाली या कड़ी पेनल्टी को, सजा को, किसी भी इंसान के लिए जो पाया जाएगा पोजेशन में रखा हुआ या अपने पास रखा हुआ इलीगल ड्रग्स को। तो चलिए, ड्रैकोनियन के सारे सिनोनिम है। इसको हैवी हैंडेड भी बोलते हैं और आयरन फिस्टेड भी बोलते हैं। अगर आपका हैंड हैवी है तो आप बहुत कड़े तरीके से सामने वाले से डील करते हैं। हैवी हैंडेड होना बहुत, समझ गए, एकदम कड़ापन, अपना जो है रवैया कड़ा रखना। आयरन फिस्टेड भी ऐसा ही है, आपकी फिस्ट यानी हाथ की मुट्ठी जो है वो आयरन जैसी या लोहे जैसी है। चलिए, ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास ग्राउज। बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया। ग्राउज का मतलब होता है शिकायत। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है शिकायत यानी कंप्लेंट, और वर्ब फॉर्म में ग्राउज का मतलब होता है शिकायत करना यानी कि कंप्लेन। द वर्कर्स मेन ग्राउज इज दैट दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। वर्कर्स का जो मेन ग्राउज है, सबसे बड़ी शिकायत है, वो ये है कि उनको वक्त पे पैसा नहीं मिलता है। दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। चलिए, ग्राउज को ग्रीवांस भी बोलते हैं, शिकायत को ग्रीवांस नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल। इसकी स्पेलिंग देख लो, आज के स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला वर्ड है अपने पास इंट्रैक्टेबल। देखिए, इंट्रैक्टेबल वो चीज़ है जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो, जिसको हैंडल करना समझ में ना आ रहा हो कैसे किया जाए। जैसे अमेरिका के लिए भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, वॉर है, इंट्रैक्टेबल था, बहुत मुश्किल था यूएस के लिए इसको कंट्रोल करना। अफ्रीका एंड एशिया स्टिल सफर फ्रॉम इंट्रैक्टेबल पॉवर्टी। अफ्रीका और एशिया आज भी सफ़र फ्रॉम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं ऐसी पॉवर्टी से, गरीबी से, जिसका समझ नहीं आ रहा क्या सोल्यूशन निकाला जाए, जो इंट्रैक्टेबल है, मैनेज या हैंडल किया जाना जिसको बड़ा मुश्किल है। अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, आज का लास्ट वर्ड है अपने पास इंट्रिकेट। देखिए, इंट्रिकेट होती है कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कॉम्प्लेक्स या पेचीदा, जो आपस में गुथी हुई हों, जिनको अलग करना समझना बड़ा मुश्किल हो। कुछ कुछ हद तक ये इंट्रैक्टेबल जैसा ही है। भाई, इंट्रैक्टेबल चीज़ भी तो बहुत इंट्रिकेट होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा के लिए ये वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है। इंट्रिकेट से ही एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स या पेचीदा, इससे नाउन बनता है इंट्रिकेसी, किसी चीज़ के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी या पेचीदगी। ठीक है, तो इंट्रिकेसी पे हमने एक सेंटेंस भी यहाँ बनाया हुआ है। रिलीजियस पीपल बिलीव देयर इज अ डिवाइन पावर बिहाइंड द ऑर्डर एंड इंट्रिकेसीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो धार्मिक लोग हैं वो ये मानते हैं, बिलीव करते हैं, रिलीजियस पीपल, कि एक डिवाइन पावर है, एक चमत्कारी ताकत है। डिवाइन यानी दैवी शक्ति, डिवाइन पावर। और किस चीज़ के पीछे है? ऑर्डर और इंट्रिकेसीज के पीछे है, सिस्टम और पेचीदगियों के पीछे है। ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टम, इंट्रिकेसी यानी पेचीदगियाँ, और पेचीदगियाँ सिस्टम किसका? हमारे नेचुरल वर्ल्ड का, हमारी प्राकृतिक दुनिया का। तो उनको लगता है कि पेड़ों के पीछे, जंगलों के पीछे, पहाड़ों के पीछे, बादलों के पीछे, सबके पीछे भगवान का हाथ है। तो दे बिलीव दिस वे। ठीक है, तो इंट्रिकेसीज नाउन फॉर्म में पेचीदगी, इंट्रिकेट एडजेक्टिव फॉर्म में पेचीदा। इसके बहुत सारे सिनोनिम भी हैं पेचीदा के, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्हीं में से एक सिनोनिम आर्टिकल में आज देखेंगे आप, इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल वो चीज़ है जो इतनी गुथी हुई है, इतनी पेचीदा है, जिसको आप अलग नहीं कर पा रहे हैं। दो चीज़ें आपस में ऐसे मिक्स्ड हो गई हैं। समझ पा रहे हो? जैसे आपके हेडफोन होता है, उसकी दोनों तारें, पहले वो हेडफोन आते थे ना लंबी तार वाले, तो आपस में इनएक्सट्रिकेबली कभी कभी घुस जाते थे, एक कान को दूसरे कान से अलग करना मुश्किल हो जाता था। तो इनएक्सट्रिकेबल, जिनको एक्सट्रिकेट ना किया जा सके, बहुत पेचीदा तरीके से मिक्स्ड अप हुई कोई चीज़। ऑलराइट, आर्टिकल पे आते हैं। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। आपने टैरिफ वॉर के बारे में सुना होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में फैली हुई है। चाइना पे इन्होंने 250-300% टैरिफ जो है लगा दिए। लेकिन रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट आई है जिसमें यूएस और चाइना
फिर से अपने टैरिफ्स को यानी टैक्स को एक दूसरे पे जो लगाने वाले थे उसको रिव्यू करेंगे। और एक ट्रेड डील भी हो सकती है जिससे ट्रेड वॉर ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। पहले तो ये आर्टिकल इस चीज़ को सेलिब्रेट करेगा, एनालाइज करेगा और फिर आपको बताएगा कि इस पूरी वॉर में जीता कौन। डोनाल्ड ट्रंप जीता अमेरिका के साथ या शी जिनपिंग जी के जीते जो है चाइना वाले। चलिए, एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, अब इसको शुरू करना है। पढ़ने का तरीका वही है भाई, अगर आप अपनी मेहनत खुद से नहीं कर सकते हैं, आप अपना भला नहीं करेंगे तो कोई आपका भला नहीं कर सकता। ये आपको पहले खुद से पढ़ना है। जब आप नहीं पढ़ पाओ, जहां अटक जाओ, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, साथ में मेरे साथ पढ़ लेना। तो खुद से पहले एक बार रीडिंग दो, इस पैराग्राफ का मीनिंग निकालने की कोशिश करो, जैसा भी कर सकते हो। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, पहले खुद से ट्राई देना वीडियो को पॉज करके। कह रहा जी, द ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द यूएसए एंड चाइना, द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, सर्व्स एज अ ब्रीदर इन एन अदरवाइज टेंस ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट। कह रहे जो ट्रेड का अग्रीमेंट है, किस किस के बीच भाई, बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है दो चीज़ों के नाम। ये एग्रीमेंट होने वाला है बीच में बिटवीन अमेरिका और चाइना के। और ये दोनों क्या है, अब इन दोनों के बारे में इस कॉमा से, इस कॉमा के बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। कह रहा है ये कुछ और नहीं है, ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया की इन द वर्ल्ड। कह रहा है ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना इन दोनों का, ये सर्व करता है एक ब्रीदर के तौर पे। ब्रीदर क्या होता है? देखिए, ब्रीद करना यानी सांस लेना। जब आप भागते भागते सांस चढ़ जाए और आप हांफने लगे, तो उस वक्त आप बीच में जो सांस लेने के लिए रुकते हैं, वो थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा ब्रेक, वो कहलाता है ब्रीदर। तो इस ट्रेड बिल जो एग्रीमेंट के बीच में, जो एग्रीमेंट होने वाला है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो सर्व करता है एक ब्रीदर का। वो एक हांफती हुई दौड़ में एक सांस लेने का मौका देता है। और किस दौड़ के अंदर? ये है इन एन अदरवाइज टेंस ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट। ये दौड़ है एक ऐसे ट्रेड एनवायरमेंट की, व्यापारिक परिवेश की, जो टेंस है और ग्लोबल है, पूरी दुनिया में है और बहुत ज़्यादा टेंस है, गंभीर है। अदरवाइज मतलब दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो। समझ पाए सेंटेंस को? तो बहुत टेंस ग्लोबल एनवायरनमेंट है ट्रेड का, और उस एनवायरनमेंट के बीच में दोनों जब ट्रेड एग्रीमेंट करने बैठे, तो ये एक हांफती हुई भाग में या दौड़ में एक ब्रीदर का काम करेगी। इट सर्व्स एज अ ब्रीदर। चलिए, अग्रीमेंट बनेगा सब्जेक्ट, सर्व्स बनेगी इसकी वर्ब। सब्जेक्ट सारे ग्रीन में, वर्ब सारी पिंक कलर में। कह रहा है जी, द यूएसए हैज अग्रीड टू टेम्परेरीली लोअर फॉर 90 days its overall tariffs on Chinese goods from 145% to 30%। कह रहा है जी, अमेरिका जो है वो अग्री कर गया है। यूएस हैज़ अग्रीड, अग्री करना, मान लेना। और किस चीज़ को लेकर के? कि ये टेम्परेरीली लोअर करेगा। लोअर करना यानी नीचे लाना, लोअर एक वर्ब है, टेम्परेरीली यानी टेम्परेरी तौर पे। तो ये टेम्परेरी तौर पे नीचे ले आएगा 90 दिनों के लिए ही अपने कुल मिलाकर के सारे टैक्स को या टैरिफ्स को, जो लगता है चाइना से आने वाले गुड्स पे या सामान पे। और कहाँ से कहाँ नीचे लाएगा? 145% जो अभी हुआ करता था वहाँ से लेकर के अब ले आएगा 30% पे। और चाइना क्या करेगा बदले में? वाइल चाइना विल कट इट्स टैरिफ्स ऑन अमेरिकन इंपोर्ट्स फ्रॉम 125% टू 10%। जबकि चाइना काट देगा अपने टैरिफ को, अपने सारे टैक्स को, जो अमेरिका से आने वाले सामान पे, इंपोर्ट्स पे वो लगाता था। अभी लगा रहा था 125%, वहाँ से ले आएगा 10%। तो ये एक टेम्परेरी सी डील इन दोनों कंट्रीज के बीच में अभी हुई है। चलिए, यूएस की वर्ब है हैज़ अग्रीड, अमेरिका मान गया है। फ्रॉम से टू लगा करके आप रेंज बताते हैं। अमेरिका 145% लगाता था, अब लगाएगा 30%। वैसे ही चाइना लगाता था 125%, अब लगेगा सिर्फ 10%। गुड्स और इंपोर्ट्स एक ही बात है, गुड्स का मतलब होता है सामान। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। ऐसे ही पुर्जा पुर्जा खोल के तोड़ के पढ़ना है इसको, एक बार खुद से ट्राई दो। ऑलराइट, कह रहा है जी, मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड चीयर्ड द अनाउंसमेंट, जंपिंग बिटवीन 2% टू 3.8% फॉलोइंग द न्यूज़। कह रहा है सारी जो मार्केट्स हैं दुनिया भर की, अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया के जो बाजार हैं उन्होंने चीयर किया,
उन्होंने खूब अच्छे से वेलकम किया, खुशी दिखाई इस अनाउंसमेंट को लेकर के, ऐलान को लेकर के। और ये कैसे दिखाई? ये खुशी दिखाई जंप करते हुए, उछाल मारते हुए। इससे इसके बीच में 2% से 3.8% के बीच में इस न्यूज़ के बाद, फॉलोइंग द न्यूज़, तो कहीं पे तो बाजार 2% बढ़े, कहीं 3.5%, 4% तक दुनिया के बाजार भागे। मार्केट्स की वो है चीयर्ड, चीयर करना यानी खुशी जताना। चीयर लीडर्स होती है ना मैचेस में, आईपीएल में आप देखते हो, वो क्या दिखाती हैं? वो खुशी दिखाती हैं। कोई बड़ा शॉट लगा, कोई विकेट गई, तो चीयर करना यानी अपनी खुशी को, उत्साह को दिखाना। जंपिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब मार्केट्स ने चीयर किया अनाउंसमेंट को, तब वो जंप भी कर रही थी, यानी उछाल भी दिखा रही थी। कराची द थॉ कम्स ऑन द बैक ऑफ टेंशंस एंड टैरिफ्स बीइंग रेचेड अप बाय बोथ साइड्स। कह रहा ये जो थॉ है, थॉ का मतलब होता है ठंडे पड़े हुए रिश्तों के अंदर गर्मजोशी, खराब पड़े हुए रिश्तों के अंदर दोस्ताना रवैया। जब बर्फ पिघल जाती है ना दुश्मनी की, या समझ गए ना ठंडे रिश्तों की, उस पिघली हुई बर्फ को बोलते हैं थॉ। कह रहा है जी ये जो गर्म जोशी आई है, अचानक से दोस्ताना रवैया दिखाया है, ये आया है सवार होते हुए या बैक पे, और किसके? टेंशन्स के और टैरिफ्स के, बहुत सारे स्ट्रेस के और बहुत सारे टैक्स के। ये टैरिफ्स और टेंशन्स कौन से हैं, इसके बारे में बताया गया, जो कि रैचेट अप हो रहे हैं। रैचेट अप होना यानी धीमे धीमे करके ऊपर आना, ग्रेजुअली इंक्रीज होना। और रैचेट अप हो रहे हैं दोनों साइड से, अमेरिका से भी और चाइना से भी। तो ये गर्म जोशी जो है ना, बहुत सारी टेंशन और टैरिफ्स की कंधे पे सवार होकर के आई है। और ये सारी हुई कैसे है? स्टार्टिंग विद द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स February 1st announcement of a varying tariff on imports from China, मैक्सिको एंड कनाडा। ये स्टार्ट हुई थी सारी टेंशन और टैरिफ अमेरिका की बदमाशी से, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी 1 की अनाउंसमेंट से। और अनाउंसमेंट था एक वेरिंग या फिर डिफरेंट टाइप का टैरिफ लग जाने का या टैक्स लग जाने का सभी आयात पे, इंपोर्ट पे, सामान पे, जो चाइना से, मैक्सिको से या कनाडा से आता है। तो 1 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला दुनिया पे लगाऊंगा 10%, चाइना पे लगाऊंगा 100%, कनाडा पे लगाऊंगा 70%। ऐसे यानी इन्होंने 3 कंट्रीज को खास निशाना बना करके इनके सामान पे टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। वहीं से ये टेंशन और टैरिफ शुरू हुए। चलिए, थॉ की वो है कम्स। थॉ मैंने आपको बता दिया, रिलैक्सेशन आता है रिश्तों में, जब फिर से गर्म जोशी आती है वो थॉ कहलाती है। कम्स का मतलब है आना, वो बन जाएगी सब्जेक्ट की थॉ की। रैचेट अप होना, किसी चीज़ का धीमे धीमे बढ़ना, जो है इंटेंस होना। वेरिंग का मतलब होता है जो डिफरेंट हो। बाकी दुनिया के लिए टैरिफ अलग है, अमेरिका के, चाइना, मैक्सिको, कनाडा के लिए अलग है। तो ये वेरिंग टाइप ऑफ टैरिफ है। कह रहा जी नोटेबली ही एक्सक्लूडेड चाइना फ्रॉम द 90 डे पॉज ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस्ड इन अप्रैल, अर्ली अप्रैल। कह रहे नोटेबल बात तो एक और भी है, ध्यान देने वाली बात एक और है, गौरतलब है कि ट्रंप ने एक्सक्लूड कर दिया या बाहर निकाल दिया चाइना को। और कहाँ से निकाल दिया? उस 90 दिन के ब्रेक से, पॉज से, जो लगा था रेसिप्रोकल टैरिफ पे या फिर बदले में लगने वाले टैक्स पे, जो अनाउंस हुआ था अप्रैल की शुरुआत में। तो ट्रंप ने पहले सारी दुनिया पे टैक्स लगाया, फिर चाइना, मैक्सिको, कनाडा पे ज़्यादा टैक्स लगाया, फिर बाद में दुनिया को बोला कि तुम्हारे को टैक्स अभी नहीं लगाएंगे, 90 दिन का टाइम दे रहे हैं, उससे पहले अपना टैक्स तुम कम कर दो, हम भी आपके ऊपर 90 दिन बाद फिर से विचार करेंगे। लेकिन चाइना को बोला जी तुम्हारे ऊपर तो टैक्स लगा रहेगा, बाकी दुनिया को 90 दिन का ब्रेक मिला है, आपको नहीं मिला, आप पे तो 150, 200, 300% टैक्स तक इन्होंने अनाउंस कर दिए थे। चलिए, तो ये बात नोटेबल है, चाइना के ये पीछे पड़े हैं, ही की वो बाय एक्सक्लूडेड। पॉज का मतलब होता है ब्रेक, यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस ब्रेक के लिए 90 दिन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये पॉज कैसा था? लंबा था, छोटा था, अच्छा था, बुरा था। तो लंबा, छोटा, अच्छा, बुरा की जगह आपने 90 डे नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया है, जो कि बना नाउन से है। तो जब भी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाए किसी दूसरे नाउन के लिए, तो उस केस में क्या करते हैं आप? नाउन को प्लूरल होने के बावजूद आप सिंगुलर रखते हैं। 90 डे लिखा हुआ है, 90 डेज नहीं लिखा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पॉज के लिए ये एडजेक्टिव है, तो इसलिए इस डेज को हमने एस निकाल के डे ही लिखा, 90 लगा होने के बावजूद। और बीच में एक डैश भी लगा दिया निशानी देने के लिए कि हमने एस को इसलिए निकाला है क्योंकि एक
एडजेक्टिव का काम करने वाला नाउन है। चलो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार करवाया है, आज मुंह जुबानी बता रहा हूँ, नहीं तो आप साइड में देखते हो इस कॉन्सेप्ट को सेंटेंस के साथ में कई बार समझा चुके हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जवाबी टैरिफ। अमेरिका बोलता है कि हमारे ऊपर टैक्स लगता है तो हम भी आपके ऊपर लगाएंगे, तो ये जवाबी हमले में किया हुआ टैक्स है। अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो टैरिफ जो अनाउंस किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आराम से दे लो इसको एक रीडिंग, मतलब निकालो इसका पहले। चलिए, कह रहा जी वन वे टू लुक एट दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट इज दैट इट शोज मिस्टर ट्रंप इज बैकिंग डाउन फ्रॉम हिज टैरिफ वॉर फुटिंग। कह रहा जी एक तरीका वन वे टू लुक देखने का, और किस चीज़ की तरफ, इस नए नए ताज़ा तरीन घटनाक्रम की तरफ, लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ, वो ये होगा इज दैट वो कि ये हमें दिखाता है, इट शोज कि ट्रंप साहब जो हैं वो बैक डाउन कर रहे हैं। बैक डाउन करना, बैक ऑफ करना, बैक अवे करना, यानी एक कदम पीछे हटाना। ट्रंप जो है पीछे हट रहे हैं, और किससे? अपनी वॉर फुटिंग से। वॉर फुटिंग क्या होती है? वॉर के टाइम पे फौजी की जो कदम देखोगे ना आप, बहुत जोश भरे होंगे, एग्रेशन पोस्चर में होगा फौजी। वॉर के टाइम वो ढीला ढाला नहीं होगा, वो एकदम तना हुआ रहेगा, और फुटिंग देखोगे उसका पोस्चर या चलने का तरीका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। तो ट्रंप ने भी ऐसी ही टैरिफ को लेकर के वॉर फुटिंग कर रखी थी, दुनिया के ऊपर चढ़ाई कर रखी थी वॉर वाले अंदाज में। तो एक तरीका तो ये है इस बात को देखने का कि ट्रंप जो है पीछे हट गए अपने टैरिफ को लेकर के वॉर से। और ये कैसे हटे हैं? एक्नॉलेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना टू द यूएस इकॉनमी। एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए इंपॉर्टेंस को, महत्वपूर्णता को या सिग्निफिकेंस को चाइना नाम के इस देश की, और किसके लिए? अमेरिका की इकॉनमी के लिए। तो ट्रंप को लगा भाई गलत पंगा ले लिया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के हमने अपनी कंट्री को ही नुकसान पहुंचाया है। तो एक तरीका तो देखने का ये है कि ट्रंप सही रास्ते पे आ गए, बैक डाउन कर गए। चलिए, वन वे की वर्ब है इज, इट की वर्ब है शोज। इट आया है इस पूरी ट्रेड डील के लिए, लेटेस्ट घटनाक्रम के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ट्रंप की वर्ब है इज बैकिंग डाउन। बैक डाउन, बैक ऑफ, बैक अवे, एक कदम पीछे हटाना डर के मारे। टैरिफ वॉर फुटिंग आपने देख लिया, वॉर फुटिंग होता है एग्रेसिव पोस्चर। टैरिफ को लेकर के ट्रंप बहुत एग्रेसिव थे। एक्नॉलेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ट्रंप बैक डाउन कर रहे थे, जब ट्रंप डर के मारे पीछे हट रहे थे, तब वो एक्नॉलेज भी कर रहे थे, मान भी रहे थे इस बात को साथ ही साथ। ठीक है, तो यही पीपीएसए का काम होता है, साथ में एक और एक्शन को दिखाना। वो मान रहे थे इंपॉर्टेंस को चाइना की, अमेरिका की इकॉनमी को लेकर के। चलो आगे बढ़े। कह रहे जी इंडीड द जॉइंट स्टेटमेंट बाय बोथ कंट्रीज बिगिंस बाय मेंशनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप। कह रहा जी सच बात है, ये हमने जो बताया ना आपको गलत नहीं है। इंडीड यानी वास्तव में जो जॉइंट स्टेटमेंट आई दोनों ही कंट्रीज के द्वारा इस डील के वक्त, वो स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होती है? पहला वर्ड क्या है उसका, पहला क्लोज या सेंटेंस क्या है? वो शुरू होती है ये मेंशन करके, इस चीज़ का जिक्र करके, और वो चीज़ है इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्णता इन दोनों कंट्रीज के दो तरफा यानी बायलैटरल आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों की। तो ये ट्रेड डील जब आई तो चाइना और यूएस दोनों की बात यहीं से शुरू हुई। चाइना ने बोला अमेरिका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अमेरिका ने बोला चाइना बहुत ज़रूरी है। ये जॉइंट स्टेटमेंट को मेंशन करके शुरू किया गया। चलिए, जॉइंट स्टेटमेंट की वो है बिगिन्स। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना या शुरू होना। चले, कह रहा जी हाउ एवर अनदर व्यू इज दैट हिज हैवी हैंडेड अप्रोच हैज सक्सीडेड इन कन्विंसिंग चाइना टू कम टू द निगोशिएटिंग टेबल। कह रहा ली लेकिन एक और व्यू भी है, एक और नज़रिया भी है इसको देखने का, और वो ये है कि ट्रंप की जो ड्रैकोनियन, हैवी हैंडेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्श अप्रोच थी चाइना को लेकर के, वो सक्सीड हो गई है, वो सक्सेसफुल हुई है, कामयाब हो गई है कन्विंस करने में, मना लेने में चाइना को कि चाइना आए, कम करे बातचीत की टेबल पे, निगोशिएशन टेबल पे। तो पहले तो चाइना बात करने को तैयार नहीं था, यहाँ से अमेरिका टैरिफ, वहाँ से चाइना का टैरिफ। तो दूसरा तरीका इस घटनाक्रम को देखने का ये है कि ट्रंप पीछे नहीं हटा। ट्रंप ने इस पूरे प्रेशर वाली सिचुएशन से चाइना को प्रेशर में डाल दिया कि चाइना जो है आगे आया निगोशिएशन टेबल पे ट्रंप से बात करने। अनदर व्यू की वर्ब है इस। हैवी हैंडेड अप्रोच यानी बहुत कड़ी अप्रोच, आयरन फिस्ट के साथ की गई अप्रोच,
समझ गए ना, बर्बरता भरी। वर्ब है इसकी हैज सक्सीडेड, सक्सीडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो अब इस देख लो फ्रेजल वर्ब को, बैक डाउन ऑफ अवे। भाई अगर आप पीछे हट गए तो क्या कर रहे हो आप, डर के मारे हट रहे हो, अपनी पोजीशन से हट रहे हो पीछे। सामने वाले को आपने चैलेंज किया था लेकिन अब आपको लगा कि चैलेंज उल्टा पड़ रहा है तो आप बैक डाउन करोगे। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है जी डबल डाउन या प्रेस फॉरवर्ड। आपने सामने वाले को चैलेंज भी किया और सामने वाले की रिस्पॉन्स देख करके एक कदम और आगे बढ़ गए। पहले तो 2 कदम बढ़ाए थे आगे, अब 4 बढ़ा लिए। डबल डाउन करना इसको बोलते हैं। और प्रेस फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ पुश करना, पीछे हटने की बजाय सामने वाले के चढ़ाई करना। तो बैक डाउन का बिल्कुल उल्टा है डबल डाउन या प्रेस फॉरवर्ड, अपने स्टैंड को या पोजीशन को और इंटेंसिफाई करना। चलो लॉजिकली समझा रहा हूं सारी वो कैब, जंग के मैदान से समझोगे तो याद रहेगी। चारों पांचों फ्रेजल वर्ब्स एक दूसरे की एंटोनिम्स हैं। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पढ़ते जाओ आराम से, मीनिंग निकालते जाओ। चलिए, कह रहे जी टैरिफ्स ऑफ 145% वर अनसस्टेनेबल बट सर्व्ड देयर पर्पस। कह रहे ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 145% का टैक्स लगाया था, ये सारे टैक्सेस या टैरिफ्स अनसस्टेनेबल थे, टिकाऊ नहीं थे। ये टैरिफ आप गुस्से में लगा सकते हो 1 महीने के लिए, लेकिन सोच समझ करके 10 सालों के लिए नहीं लग सकते। कह रहे लेकिन इन्होंने सर्व कर दिया अपने पर्पस को, जिस पर्पस से लगाए गए थे उस काम को इन्होंने पूरा किया, सर्व कर दिया पर्पस को। टैरिफ्स की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है वर, दूसरी वर्ब है सर्व्ड। कह रहे द फैक्ट ऑल्सो इज दैट मिस्टर ट्रम्प्स मेन ग्रीवांस ऑफ अ बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स अनएड्रेस्ड। कह रहे ये फैक्ट भी है, द फैक्ट ऑल्सो इज, ये तथ्य भी अभी भी बना हुआ है। और वो क्या है कि ट्रंप की जो सबसे बड़ी ग्रीवांस थी, शिकायत थी, कंप्लेंट थी, एक बलून करते हुए फूलते हुए ट्रेड डेफिसिट की चाइना के साथ में। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है आप सामने वाले से सामान खरीद रहे हो 100 रुपए का और उसको बेच रहे हो 40 रुपए का, यानी आपके घर से 60 रुपए आप हर महीने या हर साल सामने वाले की जेब में डाल रहे हो। तो यही इक्वेशन है चाइना की और यूएस की। यूएस सामान खरीदता है $200 बिलियन का, $400 बिलियन का, और बेचता है चाइना को $100-150 बिलियन का, यूएस को घाटा होता है। कह रहा है जी ये फैक्ट भी अभी भी बना हुआ है कि ट्रंप की जो सबसे बड़ी शिकायत थी बलून करते हुए या फूलते हुए गुब्बारे की तरह ट्रेड डेफिसिट या व्यापारिक घाटे की जो अमेरिका का चाइना के साथ है, वो फैक्ट या वो ग्रीवांस अभी भी बना हुआ है अनएड्रेस्ड, बिना किसी सोल्यूशन के। तो ये सब तामझाम तमाशा करने के बाद भी ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का घाटा जो है चाइना से अभी भी कम नहीं हुआ। फैक्ट की वर्ब है इज, ग्रीवांस की वर्ब है रिमेन्स। ग्रीवांस यानी शिकायत, बलूनिंग यानी गुब्बारे की तरह फूलता हुआ, बड़ा होता हुआ। कह रहे द 2 sides हैव अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विच विल बी की इन डिटर्मिनिंग वेदर दिस सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम कैन बी वर्कड अराउंड। कह रहा है अब ये दोनों साइड जो हैं, दोनों पाले जो हैं, अग्री भी कर गए इस बात पे कि वो बातचीत को जारी रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, की होगी, महत्वपूर्ण होगी डिटर्मिन करने में, इस चीज़ को निर्धारित करने में, हाँ या ना वेदर, कि ये सीमिंग तौर पे या दिखाई देने वाले तौर पे इंट्रैक्टेबल जो प्रॉब्लम है, इंट्रैक्टेबल यानी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, जिसका हल निकालना मुश्किल हो, ये जो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है ट्रेड घाटे की, क्या इसको वर्क अराउंड किया जा सकता है? वर्क अराउंड करना किसी चीज़ पे जुगाड़ करके उसका सोल्यूशन निकालना, समझ गए ना? सीधे सीधे काम नहीं हो रहा, वर्क अराउंड कर रहे हो, जुगाड़ कर रहे हो। तो ये जो बातचीत है ना, ये कंटिन्यू रखेंगे और ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या अमेरिका अपनी सिचुएशन का कोई जुगाड़ का हल निकाल सकता है, इस चीज़ को डिटर्मिन करने को इंपॉर्टेंट है। और या फिर रिजल्ट इन होगी टेंशन्स में फिर एक बार, ये सारी समस्या इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम फिर से हमें ले जाएगी तनाव की तरफ दोनों कंट्रीज में फिर से एक बार। समझ गए? 2 sides की वर्ब है हैव अग्रीड, पैसिव वॉइस जो है परफेक्ट टेंस लगा हुआ एक्टिव में, साइड्स की वर्ब है हैव अग्रीड, विच आया है टॉक्स के लिए, विच की वर्ब है विल बी, प्रॉब्लम की वर्ब है कैन बी वर्कड अराउंड, और रिजल्ट इन, क्या इस प्रॉब्लम को वर्क अराउंड किया जा सकता है या ये प्रॉब्लम फिर से नतीजे में आएगी टेंशन्स के फिर एक बार। इंट्रैक्टेबल यानी डिफिकल्ट टू मैनेज या डिफिकल्ट टू हैंडल।
कह रहा है जी फॉर इंडिया दिस ब्रिंग्स फोर्थ अनसर्टेनिटीज एंड सर्टेनिटीज। कह रहा है भारत के लिए ये सारी सिचुएशन जो है ये लाती है ब्रिंग्स दोनों ही चीजें, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताएं भी और सर्टेनिटीज यानी निश्चितताएं भी। हमारे लिए कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। दिस की वर्ब है ब्रिंग्स। कह रहा है जी क्या अच्छा है, कह रहा है इफ फर्दर टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड चाइना आर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हु हैव मूव्ड टू अदर कंट्रीज विल लाइकली स्टार्ट व्यूइंग चाइना फेवरेबली अगेन। कह रहा है नुकसान ये है कि इफ यानी अगर आगे की बातचीत जो है इन दोनों के बीच यूएस और चाइना के बीच में वो सक्सेसफुल होती हैं, कामयाब होती हैं, तो वो सारे इन्वेस्टर्स जो मूव कर गए हैं या भाग गए हैं दूसरी कंट्रीज की तरफ, चाइना को छोड़ के ट्रंप के डर के मारे चाइना से भाग गए हैं, वो लाइकली स्टार्ट करेंगे, संभावित तौर पे फिर से शुरू करेंगे देखना चाइना को फिर से एक बार फेवरेबल तरीके से, अच्छे तरीके से। तो एक बार तो चाइना में इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दिया दुनिया ने कि भाई ट्रंप से इसका झगड़ा है तो चाइना की इकोनॉमी में क्यों इन्वेस्ट करें, यहाँ पे क्यों अपना आईफोन बनाएं, क्यों अपनी कार बनाएं। तो एक हमारा नुकसान ये हो सकता है कि अगर बातचीत सक्सेसफुल हो गई तो जो भागे हुए इन्वेस्टर्स हैं वो फिर से चाइना की तरफ देखना शुरू करेंगे। टॉक्स की वर्ब है आर, इन्वेस्टर्स की वर्ब है विल स्टार्ट, दे विल स्टार्ट व्यूइंग चाइना फेवरेबली। हु आया है इन्वेस्टर्स या निवेशकों के लिए, वर्ब है उसकी हैव मूव्ड, वो इन्वेस्टर्स जो मूव कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ इसमें कंडीशनल कौन सा लगा हुआ है। जीरो कंडीशनल, पहला, दूसरा, तीसरा। कंडीशनल पे जानना बहुत जरूरी है। इसमें फर्स्ट लगा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। समझ पाए, अगर बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये कहलाता है अंग्रेजी में फर्स्ट कंडीशनल। ये शुरू होता है इफ से, और इसमें याद क्या रखना है, अगर ऐसा हुआ, हुआ तो फ्यूचर में, लेकिन इफ के साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं लगेगी। ठीक है ना। इफ टॉक्स विल बी सक्सेसफुल नहीं लिख सकते आप, फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। इफ टॉक्स आर सक्सेसफुल आपको ऐसा लिखना चाहिए। चलो याद रखेंगे, फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल इफ के साथ नहीं होता। बाद वाले में विल लगेगा, लगवाना जरूरी भी है, बाद वाले क्लोज में लगा दो। इफ के जो इमीडिएटली चिपका हुआ क्लोज है बाद वाला, बिल्कुल साथ वाला, उसमें आपको विल का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी और टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा जी द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर स्केल एंड कॉस्ट आर स्टिल सिग्निफिकेंट। जो एडवांटेज है, जो फायदा है चाइना में माल को मैन्युफैक्चर करने का जा करके, एक तो स्केल होता है वहाँ, लेवल बहुत बड़ा होता है, और कॉस्ट बहुत कम होती है। ये दोनों एडवांटेज ये अभी भी बहुत बड़ी हैं, सिग्निफिकेंट है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी पहले ये पैराग्राफ पूरा कर लो। स्केल और कॉस्ट का एडवांटेज चाइना में कैसे होता है इंडिया के मुकाबले और कंट्रीज के मुकाबले। चलिए एडवांटेजेस की वर्ब है आर। कह रहे द चाइना प्लस वन मॉडल विच इंडिया in any case has not been able to leverage adequately might start to lose its sheen। कह रहा है चाइना प्लस वन का जो मॉडल है, अभी दुनिया चल रही है चाइना मॉडल पे। किसी को कुछ भी बनाना है वो चाइना में जाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, चाइनीज लोगों को नौकरी देगा, सस्ता माल वहीं से बनाएगा और महंगा बेचेगा दुनिया में। लेकिन चाइना में जब से झगड़ा हुआ ट्रंप का, यहाँ पे कोविड आया, तो दुनिया ने बोला चाइना प्लस वन मॉडल बनाओ। चाइना के साथ में एक और ऑप्शन रखो, इंडिया रखो, वियतनाम रखो, साउथ अफ्रीका रखो, ब्राजील रखो। कह रहे ये जो चाइना का ऑल्टरनेटिव मॉडल है जिसको दुनिया देख रही थी, चाइना प्लस वन मॉडल, कह रहे जिसे विच इंडिया जो है किसी भी तरीके से एबल नहीं रहा है, सक्षम नहीं रहा है लेवरेज करने में, फायदा उठाने में पर्याप्त तौर पे। कह रहे ये मॉडल भी जो है ना, ये स्टार्ट कर देगा लूज करना या खो देना अपनी शीन को, चमक को, ग्लैमर को। तो चाइना प्लस वन मॉडल पे इंडिया को बड़ा भरोसा था कि चाइना का जब ऑल्टरनेटिव देखेंगे तो भारत में आएंगे लोग। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेड वॉर, स्ट्राइक, करप्शन, लैंड रिफॉर्म्स कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे बिजनेस शुरू करना ही बहुत मुश्किल काम है, चाइना में तो बड़ा इजी था। तो चाइना प्लस वन मॉडल जो है ना, झगड़ा खत्म होने के बाद इसकी शीन जाने लगेगी, लोग चाइना प्लस वन को फिर से चाइना मॉडल बना देंगे। और कह रहे वैसे भी चाइना प्लस वन बना था तब भी भारत जो है सही तरीके से इसका एडवांटेज या लेवरेज नहीं कर पाया,
पर्याप्त तौर पे वैसे भी। समझ गए? चलिए, चाइना मॉडल की वर्ब है माइट स्टार्ट, लूज समवन शीन यानी अपनी चमक को खो देना। इंडिया की वर्ब है हैज़ नॉट बीन, इंडिया सक्षम नहीं रहा, लेवरेज करना, किसी चीज़ का फायदा उठाना। करेक्ट, द अदर अनसर्टेनिटी इज अराउंड इंडियाज ऑन ट्रेड टॉक्स विद द यूएस। करेक्ट, दूसरी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो इस चीज़ को लेकर के है। और किस चीज़ को? इंडिया की खुद की ट्रेड टॉक्स को लेकर के है जो अमेरिका के साथ चल रही है। भाई ऐसा ना हो चाइना और अमेरिका का तो झगड़ा सुलझ जाए और हमारी ट्रेड डील जो है अगले 2 साल तक ना हो। तो एक ये अनिश्चितता भी हमारे सर पे मंडरा रही है कि हमारी कहीं ट्रेड टॉक जो है वो होगी या नहीं होगी अमेरिका के साथ। अनसर्टेनिटी की वर्ब है इज। कह रहा है जी इट हैज़ नाउ इन्फॉर्म्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO ऑफ पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स टू द यूएसएस इंक्रीज ड्यूटीज ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स। कह रहा है इट ने यानी भारत ने इन्फॉर्म कर दिया है, सूचित कर दिया है WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी, पोटेंशियल या संभावित तौर पे जवाबी हमले में लगने वाले मेजर्स का, या फिर यूं कह दें जवाबी हमले में लगने वाले टैक्स का। और वो किसके सामने? अमेरिका के बढ़े हुए ड्यूटीज़ या टैक्सेस के सामने जो स्टील पे और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पे अमेरिका लगाता है। तो भारत की ट्रेड टॉक का तो पता नहीं, भारत तो WTO में आजकल अमेरिका को चैलेंज कर रहा है कि आपने स्टील और एल्यूमिनियम पे इतना इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया पे लगाया है, तो WTO को हमने बोला हम भी अमेरिका पे लगा सकते हैं। समझ गए ना? तो ये अनसर्टेनिटी भी हमारे सर पे है कि ये झगड़ा बढ़ ना जाए। इट की वर्ब है हैज़ इन्फॉर्म्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है परफेक्ट टेंस में। रेसिप्रोकल मेजर्स यानी जवाबी हमले में लिए गए कदम। चलिए, कह रहे जी इवन दो टॉक्स ऑन ए US इंडिया ट्रेड डील आर ऑनगोइंग, दिस लेटेस्ट स्टेटमेंट शोज दैट टेंशंस रिमेन हाई। कह रहे कि यहां तक कि जबकि इवन दो जो टॉक्स हैं, बातचीत है भारत अमेरिका की ट्रेड डील पे, वो अभी जारी हैं, ऑन गोइंग है, रोज उन पे थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है। कह रहा फिर भी ऐसा होने के बावजूद ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है ना भारत की, जिसमें भारत ने WTO को बोला है अमेरिका को मना लो, ये दिखाती है कि टेंशन जो है वो बहुत हाई बनी हुई है। ठीक है, इवन दो कंजंक्शन से शुरू हुआ है सेंटेंस। इवन दो का मतलब होता है हालांकि। टॉक्स की वर्ब है आर, स्टेटमेंट की वर्ब है शोज, टेंशन की वर्ब है रिमेन। रिमेन का मतलब बने रहना। कह रहा द सर्टेनिटीज आर टू फोल्ड। अब ये तो बुरी बातें थी, अब अच्छी बातें क्या है? दो बातें सर्टेनिटी या निश्चितताएं हैं, टू फोल्ड है यानी दुगनी है। ठीक है, अब वो अगले पैराग्राफ में आपको समझा देगा। सारी अनसर्टेनिटीज यहाँ पे बता दी, अब सर्टेनिटीज आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाएगा। अब आ जाओ कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट। लेवरेज करना, किसी चीज़ को फ़ायदा उठाना, यूटिलाइज करना अपने एडवांटेज में। एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। कॉन्सेप्ट ये था, ये जो ऑन नाम का एडजेक्टिव है, नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है। ऑन, ऑन का मतलब होता है खुद या खुद का। तो ये खुद नाम का जो एडजेक्टिव है ना अंग्रेजी में, ये अपने पहले हमेशा एक पजेसिव लेगा। माई ऑन, योर ऑन, अवर ऑन, देयर ऑन, हिज ऑन, हर ऑन, इसके पहले कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। इंडियाज ऑन जैसा कि आपने यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा बोलते हैं आई लिव इन ऑन हाउस, मैं खुद के घर में रहता हूँ, आई लिव इन ऑन हाउस, तो ऑन से पहले आपको माई लगाना पड़ेगा आई के हिसाब से। ऑन हाउस अंग्रेजी में अकेला नहीं आ सकता, ऑन को अपने पहले क्या चाहिए होता है? एक पजेसिव चाहिए होता है। तो आई के लिए माई लग जाएगा, राम के लिए राम्स लग जाएगा, शी के लिए हर लग जाएगा, ही के लिए हिज लग जाएगा, वी के लिए और लग जाएगा, वी लिव इन आवर ओन हाउस। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। अब इस कॉन्सेप्ट को एक और आगे कदम जो है बढ़ा देते हैं। ये अंग्रेजी में 5 वर्ड्स हैं जो कभी भी यूज होंगे तो इनके पहले ऑन लगा होगा। सेक मतलब के लिए, बिहाफ मतलब की तरफ से, राइट का मतलब है हक, नेम का मतलब है नाम, वर्ड्स का मतलब है शब्द। देखो कैसे, शी ओपनड एन अकाउंट इन हर नेम, उसने एक अकाउंट को खोला अपने नाम से। इन हर नेम, अपने नाम से। मैंने क्या बताया आपको? नेम वर्ड जब भी किसी के नाम से कोई काम होता है तो आप उसके पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो शी ओपनड एन अकाउंट इन हर ऑन नेम, आगे का पजेसिव रखना है,
माई, योर, हर, हिज, आवर, ये तो लगेगा। ऑन का इस्तेमाल और करना है ऑन नेम से पहले। ये पांचों वर्ड्स का खास आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स नोट कर लेना, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे बनाना चाहो। और एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको एज होमवर्क। यू नीड टू स्पीक ऑन योर बिहाफ। आपको अपने बिहाफ पे बोलने की जरूरत है। बिहाफ का मतलब होता है तरफ से। आपको अपने खुद के तरफ से बोलने की जरूरत है। आप ही बोलोगे अपनी तरफ से, कोई और नहीं बोलेगा। यू नीड टू स्पीक ऑन योर बिहाफ। जो कॉन्सेप्ट बताया उसको अप्लाई करना और देखो योर बिहाफ को आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। डाला करो कमेंट्स में, आपको फीडबैक मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। लास्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको पढ़ लो, मीनिंग निकाल लो, फिर अपने क्विज की तरफ आएंगे। चलिए, अब सर्टेनिटीज बताएगा। कह रहा है द फर्स्ट इज दैट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स वास्ट एंड राइजिंग। कह रहा है एक सर्टेनिटी जो पहली वाली वो ये है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, वही अमेरिका वाली हालत हमारी भी है। हम भी चाइना से खरीदते ज़्यादा है, चाइना को बेचते कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। हमारा जो व्यापारिक घाटा है चाइना के साथ, वो बना हुआ है बहुत बड़ा, और राइज भी कर रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। एंड द यूएस चाइना अग्रीमेंट विल नॉट रिड्यूस दिस। और चाइना यूएस का अगर अग्रीमेंट हो भी गया ना, तो वो भी इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये दोनों आपस में झगड़ लें या दोस्ती कर लें, प्यार कर लें या दुश्मनी कर लें, हमारा चाइना से घाटा तो हमेशा ही बढ़ता रहेगा और बढ़ता जा रहा है। तो ये सर्टेनिटी, ये निश्चितता हमारे सामने बनी रहेगी। चलिए, फर्स्ट की वर्ब है इज, ट्रेड डेफिसिट व्यापारिक घाटे की वर्ब है रिमेन्स, वास्ट का मतलब होता है बिग यानी बहुत बड़ा, यूएस चाइना अग्रीमेंट की वर्ब है विल नॉट रिड्यूस। दिस कर रहा है बात यहाँ पे डेफिसिट की। फिर बात करेगा मेक इन इंडिया की। कह रहा है मेक इन इंडिया इज करेंटली इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। कह रहा है हमारा जो मेक इन इंडिया नाम का प्रोग्राम है, वो हाल फिलहाल जो करंटली जो है ना, बहुत ही पेचीदा तौर पे इनएक्सट्रिकेबल मैनर में जुड़ा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना से। मेक इन इंडिया की आड़ में हम क्या करते हैं, चाइना से माल मंगाते हैं और यहाँ पे उसको जोड़ने बैठ जाते हैं, फिर भारत का ब्रांड नेम लगा देते हैं उस पर। तो कह रहा है इस तरीके से हम ना सुलझने वाले तौर पे इंपोर्ट फ्रॉम चाइना से मेक इन इंडिया को जोड़ के बैठे हैं। मेक इन इंडिया की वर्ब है इज। कह रहा है द सेकंड सर्टेनिटी कैरीज ओवर फ्रॉम द फर्स्ट। कह रहा है जो दूसरी सर्टेनिटी है या अनिश्चितता है, वो कैरी ओवर करती है या आगे बढ़ती है पहली वाली से ही। पहली वाली से ही वो जुड़ी हुई है, उसी के कंधे पे आगे जाती है। कह रहा है जी द सेंटर मस्ट लीन हैविली ऑन स्टेट्स टू अडॉप्ट लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स। कह रहा है सेंटर को अब ये काम करना होगा, इसको लीन हैविली करना होगा या बहुत अच्छे से भारी तौर पे झुकना होगा स्टेट्स की तरफ, है ना, उन पे डिपेंड हो जाए। सेंटर उनसे बातचीत करे, मनाए, जैसे भी करे, लीन हैविली करके पूरा भरोसा दिखा करके झुक करके स्टेट्स की तरफ। और क्यों, ताकि वो अडॉप्ट करें या अपना लें लेबर और लैंड रिफॉर्म्स को अपने अपने स्टेट में। दैट कैन अलाउ स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम कॉस्ट इफेक्टिव हेयर। जो कि अलाउ करे इन राज्यों को कि यहाँ पे भी स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग हो सके, बड़े स्केल पे लाखों लोगों को नौकरियां देने वाले प्लांट लग सकें। और वो क्यों, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए हमारे देश में भी चाइना की तरह प्रोडक्शन करना। अभी तो ज़मीन ही इतनी महंगी है, लैंड रिफॉर्म्स ढंग से हुए नहीं है ना। फैक्ट्री लगाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए लोगों के पुश्तैनी ज़मीन खेत बिक जाते हैं, तो कौन लगाएगा फैक्ट्री। उद्योगपतियों को मुफ्त ज़मीन देनी पड़ेगी, सस्ती ज़मीन देनी पड़ेगी, तभी वो लाखों लोगों को नौकरियां देने के इंजन बनाएंगे वहाँ पे। तो सेंटर को भी लैंड रिफॉर्म लाने होंगे कि सस्ती ज़मीन और लेबर मिल सके, उद्योगपति आपको नौकरी देने के लिए फैक्ट्री लगा सकें। तो ये काम भी सेंटर को करना है। सेंटर की वर्ब है मस्ट लीन हैविली। दैट की वर्ब है कैन अलाउ। लेबर और लैंड रिफॉर्म मैंने आपको समझा दिया। अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना। स्केलेबल यानी जो बहुत बड़े स्केल पे स्केल किया जा सके, 10,000 लोगों को, 1,00,000 लोगों को 5-15 एकड़ के ज़मीन पे नौकरी मिल जाए, है ना, इसको बोलते हैं स्केलेबल। बीच में अगर हम सेंटर कुछ सस्ती ज़मीन देता भी है कुछ उद्योगपतियों को, तो देश में हाहाकार मच जाता है। अडानी को सस्ती ज़मीन मिली, अंबानी को। ये लैंड रिफॉर्म ही है, उद्योगपतियों को सस्ती ज़मीन दी जाए ताकि वो लाखों लोगों को नौकरी दे सकें, है ना। कह रहा जी विदाउट दिस इंडिया विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। कह रहा अगर ये नहीं किया ना, ये लैंड रिफॉर्म नहीं किए, सस्ती ज़मीन नहीं दी, तो इंडिया हमेशा निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा चाइना से आने वाले माल पे। कह रहा रिगार्डलेस ऑफ इट्स डीलिंग्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
कह रहे जी बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ भारत की जो डीलिंग्स हैं बाकी बची हुई दुनिया से, जो भी हम कर ले बाकी बची हुई दुनिया में चाइना पे हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे अगर हमने नहीं किया तो। इंडिया की वर्ब है विल रिमेन। द वर्ड सारी डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और इंटरनेट, इन तीनों वर्ड्स के आगे आप द का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द इंटरनेट, ठीक है। द आपको हमेशा इन वर्ड्स के आगे लगाना होता है, जैसे यहां लगा हुआ है। चलिए यहीं पे करते हैं रैप अप क्लास को, बहुत कुछ था सीखने को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट दे दो। इनमें से कौन सी चीज सबसे जरूरी है अगर भारत को अपने निर्भरता को चाइना पे कम करना है? अभी करवाया था, बहुत आसान है। लैंड रिफॉर्म्स हो, जमीन को सस्ता किया जाए, उद्योगपति फैक्ट्री लगा सके, इस लायक जमीन को आप अफोर्डेबल बनाओ, लेबर रिफॉर्म करो, है ना, ये सबसे जरूरी है। ए आंसर बनेगा। सेकंड पे आ जाओ। कह रहे जी इंप्लीकेशन या संभावित परिणाम क्या होगा अगर टॉक्स या बातचीत अमेरिका चाइना की फेल हो जाती हैं आने वाले महीनों में? क्या फल मिलेगा इसका टॉक्स फेल होने पे? फिर से दुनिया में झगड़ा होगा, अनिश्चितताएं होंगी, रोज स्टॉक मार्केट गिरेगी, रिसेशन आएगा। द ग्लोबल मार्केट में टर्न टू अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। तो दुनिया में फिर से आप उतार चढ़ाव देखोगे अगर झगड़ा फिर से हुआ। चलो अब ये इजी क्वेश्चंस हैं, सारे आपको करवाए हुए हैं। रैचेट अप का मीनिंग पूछा है, हैवी हैंडेड क्या होता है, ग्रीवांस वर्ड की स्पेलिंग आपको बतानी है सही वाली चारों में से। एक इंट्रैक्टेबल और इनएक्सट्रिकेबल दोनों वन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको बताना है। सब इजी है मेरे ख्याल से, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स, जो 3 कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए थे। फर्स्ट कंडीशनल वाले, नाउन एज एडजेक्टिव जब यूज हुआ हो उसके लिए, और तीसरा आपको करवाया था इन सारे वर्ड्स को जिनके पहले एक ऑन नाम का वर्ड यूज होता है। देख लेना, सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में है, एरर्स को भी ढूंढो, और ये वोकैब के क्वेश्चंस हैं। आंसर देख करके बताना फर्स्ट कमेंट से कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। क्लास कैसी लगी आज की, अपने आंसर के साथ में वो भी अपडेट किया करो। कुछ कमेंट हो, कुछ सजेशन हो, वो भी डाल सकते हैं। पूरी देखने वाले क्लास को पीडी लिख देना, और इंटरेस्टिंग भी लगी हो तो पीडीआई लिख देना। पूरा देखा सर और इंटरेस्टिंग भी लगा, पीडी या पीडीआई। अंटिल देन साइनिंग।